अभी प्रधानमंत्री आए, आप उनके भाषणों को सुनिए। और अभी हमने ये सीरीज भी शुरू किया है, प्रधानमंत्री इन गुजरात, प्रधानमंत्री इन बिहार। प्रधानमंत्री कच्छ गए तो उन्होंने कहा कि भाई कच्छ में, मेरे कच्छ में, उनके शब्द हैं, मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बन रहा है। प्रधानमंत्री आए मधुबनी, उन्होंने कहा बिहारियों को, 9 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज देने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई 4 किलो अनाज तो पूरे देश में बांटा जा रहा है। मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए आप गुजरात में जहां उन्होंने ये बात कही हो कि हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं। तो भाई जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात जब 75 साल का होगा तो वो कैसा दिखेगा। और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हमने अयोध्या में मंदिर बना दी, हमने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट दिया। अरे भाई बिहार को भी तो बताओ। फिर आप कह रहे हैं इंडस्ट्री चाहिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री। बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए। आप बात नहीं समझे। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे यहाँ से पूंजी का पलायन रोकना है। मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि जब मैं पूंजी का पलायन रोकूं तो उससे जो यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो काबिल लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। 400 रुपए आप कह रहे थे, 400 रुपए में वो अनाज भी खरीद रही है। अब मोदी जी जब कह रहे हैं कि अनाज देंगे तो क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये है कि तो 400 रुपए में वो साड़ी ले सकती है। यही बात आप तमिलनाडु में क्यों नहीं कहते हो? यही बात आप गुजरात में क्यों नहीं कहते हो? गुजरात में आप भी, गुजरात में भी तो 4 किलो अनाज बट रहा है। ऐसा नहीं गुजरात में गरीबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुनिए, नहीं ना, ये भ्रम मत पालिए। गुजरात में श्रमिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में हमने 3 साल गुजरात में काम किया है। गुजरात में भी 25% लोग की स्थिति वही है जो बिहार में है। 25% लोग भी गुजरात में भी उसी दशा में जी रहे हैं। ये जो 80 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग बिहार में थोड़ी रहते हैं, उसमें गुजरात में भी लोग हैं, तमिलनाडु में भी लोग हैं। बात इसकी है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप गुजरात के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बिहार के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। गुजरात के लोगों ने आपका MP 25 जिताया है तो हम लोगों ने 30-35 जिताया है। एक बार बिहार के लोगों को भी तो बताओ भाई कि भाई तुम्हारे यहाँ चीनी मिल कब लगेगा, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री कब लगेगी, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार के लोगों का शिक्षा कब सुधरेगा। बिहार में आप वो बात ही क्यों नहीं करते? काम नहीं कर पाए वो छोड़िए, उसका बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्री नोशन है कि बिहारियों को क्या चाहिए भाई, 4 किलो अनाज दो। मधुबनी में आए मोदी जी, सुनिए ना सुनिए, मोदी जी आए अभी मधुबनी में, उनके मुंह से निकल गया या उनके लिखने वालों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सहरसा से, अपने हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा की है, सहरसा से आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के लोग आसानी से यहाँ से बॉम्बे और सौराष्ट्र में जाकर मजदूरी कर पाए, उनको जाने में सुविधा होगी। अब बताइए ये कितनी गलत बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को मजदूर बनकर सौराष्ट्र और मुंबई में काम करने के लिए एक और बढ़िया ट्रेन खोला जाएगा। ट्रेन खुले, लोग ताली बजा रहे हैं, प्रशांत किशोर इसका विरोध कर रहे हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। तो सुनिए, ना काम हो ना कुछ नहीं हो, लेकिन हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जहां पर हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने जाएं। अब आप कहिए कि यहीं बैठा रहे, तो अंग्रेजों ने भी यही कहा कि तुम लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हो, हमारे साथ चलो मॉरिशस में चल के एक मसाला का खेती करो। तो क्या वो हम लोग का भला कर रहे थे? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जब वो गुजरात में ये कहे कि भाई गुजरात से श्रमिक परिवारों के लिए आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जहां से कि आप बॉम्बे में जाकर काम कीजिएगा, चाहे मनमोहन सिंह जी हो या मोदी जी हो। मनमोहन सिंह जी सुनिए, कोई भी आदमी, मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड में गए ना पढ़ने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? उनको ये समझ नहीं थी कि बिहार की स्थिति क्या है, उनकी समझ तो होगी। उनको ये समझ नहीं थी कि यहाँ पर बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। उनको देश की इकोनॉमिक स्थिति की समझ थी, बिहार की समझ नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लोग लगाते। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए तो 10-12 हज़ार रुपये में गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए लेबर मिलेगा कहाँ से? अगर पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए तो उससे देश में गेहूं की उपलब्धता कम हो जाएगी। तो कोई नहीं चाहेगा कि पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए। उसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जो है इसको लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया है, और लोग ये चाहते हैं कि ये मोटे तौर पे स्थिति बनी रहे ताकि लोग यहाँ से 10-12 हज़ार में जाएं। गुजरात में, तमिलनाडु में जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर जाकर यहाँ पर लेबर वहाँ पर काम करे। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए, ऐसा आप तो मोदी जी को खूब जानते हैं, मोदी जी अगर कह दें तो किस उद्योगपति की आज देश में इतनी हिम्मत है कि वो बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा? और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, मोदी जी ने कहा कि
इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था, नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। आधे से ज्यादा मोदी जी के पार्टी के लोगों ने उस मिल के जमीन को बेच लिया, हड़प लिया। उसके बाद मोदी जी वहां 4 बार गए, लेकिन गलती मोदी जी की नहीं है, गलती बिहारियों की है, मोतिहारी के लोगों की है। क्योंकि 14 के बाद 3 चुनाव हुआ और तीनों बार भाजपा को ही मोतिहारी में फिर जिता दिया। और इस बार नहीं जिताएगा, इस बार सबक सिखाएगा, उनको दिखेगा। प्रशांत जी, आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं पलायन रोकना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, अभी इनिशियली नहीं लगाना चाहते। जब जॉब जनरेट यहाँ नहीं होंगी तो भैया जॉब जनरेट, लोग पलायन करेंगे ना। नवीन भाई, आप तो देश दुनिया देखे। न्यूजीलैंड में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री का नाम आप जानते हो? हमको बता दो। न्यूजीलैंड के मॉडल को सुन तो लो, यही तो बात कर रहे हैं भाई। सिंगापुर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, न्यूजीलैंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस सेक्टर है ना। सुन तो लो, फिनलैंड में तो कुछ नहीं है, स्वीडन में तो कुछ नहीं है। अरे वहां, अरे मेरे भाई, स्वीडन में, नॉर्वे में जो बड़ी फैक्ट्रियां, बता दो आप हमको कौन है भाई। सब वहां पर क्या है, बिहार जैसी जो इकोनॉमी है, यहाँ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। एक तो हम लोग लैंडलॉक्ड हैं, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इन द फर्स्ट फेज वी हैव टू बूस्ट अप आवर एजुकेशन एंड सर्विस सेक्टर, and we have to provide good education to the kids, and we have to provide more resources in the hands of people so that people are able to do something on their own. यहाँ के लोग इंडस्ट्रियस हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। आपके ऑफिस में जो फॉल सीलिंग का काम किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यूपी का, बिहार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा। सीनियर पोजीशन में सब बिहार से। सीनियर तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सुनिए ना, सीनियर तो हम भी हैं, जाके दूसरों को सलाह दे रहे हैं, वो संख्या कम है, लेकिन हजारों की संख्या में जो लेबर काम कर रहे हैं वो बिहार के हैं। अगर बिहार में ही कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो जो फॉल सीलिंग वो दिल्ली में बना रहा है लड़का, वो आकर बिहार में बनाएगा। अब बिहार में कंस्ट्रक्शन कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब उनके पास पूंजी होगा, रोजगार होगा। तो भाई इंडस्ट्री अगर एक यहाँ लग भी जाए, मान लीजिए एक अडानी आके यहाँ इंडस्ट्री लगा दे, एक अंबानी फैक्ट्री बना दे, उससे कितने लोगों को लेबर मिलेगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं भाई, ये बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ आप देखिएगा, दिन में सब नेता आएगा, कहेगा सरकारी नौकरी दिए हैं 5 लाख। आंकड़ा एक और नोट कर लीजिए, दूसरे लोग नहीं बताएंगे। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो टोटल संख्या है 23.25 लाख। टोटल संख्या है 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। यहाँ नेता आएगा और दावा करेगा कि हम 10 लाख दे दिए हैं नौकरी, हम 5 लाख दे दिए, हम 20 लाख दे देंगे। 78 साल की व्यवस्था के बाद बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, जो कि पॉपुलेशन का 1.97% है। तो अगर आप सरकारी नौकरी से बिहार में रोजगार देना चाहते हैं तो ना ये संभव है, ना आगे कभी संभव होगा। बिहार में रोजगार तब होगा, पलायन तब रुकेगी, जब लोगों के पास शिक्षा हो, काम करने के लिए उनके पास कंडूसिव इन्वायरमेंट हो, और बूढ़े जो लोग हो गए हैं, जिसको व्यवस्था ने पिछले 30 वर्ष में ठग लिया है, उसकी चिंता हम लोग ले। यही वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमी है, यही वेलफेयर स्टेट की कल्पना है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, जो यंग हैं वो काम करें, जो बूढ़े हैं उसको हम लोग अपने कंधे पर उसका बोझ उठाकर चले। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके सवाल हैं। आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। आई थिंक वी कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शरद सागर है। इस इवेंट का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हमने डिजिटल मीडिया और एआई को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में उभरते हुए देखा है, तो इसकी क्या भूमिका रही है राजनीतिक को प्रभावित करने में? आप एआई का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते भाई। देखिए, ये बहुत ओवर हाइप चीज़ है, और कुछ लोग, मतलब मेरे जैसे लोगों को भी बताते हैं कि आप ही ने सोशल मीडिया रेवोल्यूशन यहाँ पॉलिटिक्स में शुरू किया है। सारा कुछ ट्विटर शुरू किया, ट्विटर फेसबुक सब शुरू किया, ठीक है। वो मोदी जी का फेसबुक का पेज 2008 में बना था, उसको चलाया मैंने, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फेसबुक या ट्विटर, ये जो चीज़ें हैं, ये तो माध्यम है। गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो उस समय अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा था, तो उस पर लिखते थे। आपके हमारे लिए फेसबुक है तो हम फेसबुक पर लिख रहे हैं। महत्व इसका नहीं है कि वो लिफाफा है और आज फेसबुक है, महत्व इसका है कि कौन लिख रहा है और क्या लिख रहा है। मैसेज और मैसेंजर की महत्ता है, मीडियम की महत्ता नहीं है। भाई पहले लिफाफा था, अंतर्देशीय पत्र आया, फिर उसके बाद टेलीग्राम आया, फिर टेलीविज़न का इंटरव्यू आया, अभी फेसबुक है, फेसबुक के बाद टिकटॉक आ गया, टिकटॉक के बाद एआई आ जाएगा। ये तो बदलता रहेगा। लेकिन एआई के आप एक्सपर्ट हैं, उससे आप मास के मसीहा नहीं हो जाएंगे। आप गांधी, मोदी, इंदिरा गांधी नहीं हो जाएंगे सिर्फ एआई को जानने से, तब तो एआई के इंजीनियर हो जाते। वो सिर्फ एक मीडियम है, मैसेज की महत्ता है, मैसेज देने वाले की क्रेडिबिलिटी की महत्ता है। मीडियम तो बदलता रहेगा। ये जरूर है कि इन चीज़ों से चीज़ें फास्ट ट्रैक हो गई हैं।
अंतर्देशीय पत्र को या लिफाफा को गांधी जी ने अगर कोई पत्र लिखा होगा तो उसको दूसरे जगह पहुंचने में 7 दिन लगा होगा। आज अगर मोदी जी लिख रहे हैं तो 7 सेकंड में वहां पहुंच रहा है। इतना फर्क है। आप पदयात्रा में निकले, कन्हैया भी पदयात्रा कर रहे हैं क्या? कौन पदयात्रा कर रहा है? कन्हैया नहीं, अभी हमने तो सुना नहीं कोई पदयात्रा। मार्च में नहीं, बीच में कुछ यात्रा कर रहे थे कन्हैया जी, लेकिन वो उतने समय के लिए था कि आरजेडी पे थोड़ा दबाव बनाया जाए कि 2-4 सीट बढ़ जाए। फिर आरजेडी वालों ने ऑब्जेक्ट किया कि अरे तुम यहाँ पर आके राजनीति करोगे, तो उसको भगा लिया कांग्रेस वालों ने। देखिए राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यात्रा? आए तो राहुल जी आते जाते हैं। राहुल जी यात्रा नहीं करते हैं। यात्रा बिहार में, मैंने तो अभी कल परसों कहा है कि राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हों पूरे जीवन में तो हमको बता दें। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। राहुल गांधी के पार्टी कहाँ हंसते हो? क्या किया उन्होंने? कहा सुनिए, दिल्ली में अभी उनके तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, अभी नया नया चीफ मिनिस्टर बने हैं, 2-2.5 साल हुआ है। उससे पहले टीडीपी में था, उससे पहले आरएसएस में था, भाजपा में। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइजर या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए ख़राब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, आज कांग्रेसी भी आएंगे, उनसे ज़रा पूछिएगा कि भाई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पर ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो आप लोगों ने उस पर क्या सवाल जवाब किया। आप बिहारियों को कहते हो कि तुम पैदा हुए हो मजदूरी करने के लिए और बिहार में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। भाई, मोदी जी से पूछा जा रहा है कि 1,25,000 करोड़ रुपया का जो घोषणा आप हाथ उठा के किए थे वो पैसा कहाँ गया? तो राहुल गांधी से भी पूछिए, लोग भूल गए हैं। इसी गांधी मैदान में राजीव गांधी ने 1989 में, ध्यान रखिए, 1989 में राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 50,000 करोड़ की घोषणा 1989 में, जो कि 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी, इसी गांधी मैदान से उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को डेवलपमेंटल हब बनाऊंगा, इसको मैं अपना डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंटल हब बनाऊंगा, और 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने गांधी मैदान से की थी। वो पैसा कहाँ गया? अडवाणी जी ने भी कहा था जब विभाजन हुआ था। उसके बाद वो कह सकते हैं कि भैया हम चुनाव हार गए। उसके बाद यूपीए की 10 साल सरकार रही, नरसिम्हा राव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, 15 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है। बिहार के लिए क्या किए हो बताओ? और अगर गाली नहीं दे रहे हो बिहारियों को तो राहुल गांधी के रेवंत रेड्डी लाडले मुख्यमंत्री हैं। काहे कहा कि बिहार का आदमी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है, और राहुल गांधी उस पर बयान नहीं देंगे? भाई, सिखों के साथ जाति हुई तो कांग्रेसियों ने माफ़ी मांगी ना कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, तो बिहारियों से माफ़ी मांगिए, तब आके बिहार में कीजिए कैंपेन। और अगर बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम काहे आ रहे हो वोट मांगने? तेलंगाना में ही वोट मांग के काम चला लो, बिहार में काहे आके घूम रहे हो? भाई, बिहार में क्यों घूम रहे हो? कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से? कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। भाई, कांग्रेस के यहाँ क्या औकात है? देखिए, सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाले पार्टी हैं। मैंने कैमरे पर कहा है, अब ANI पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गूदा है, तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दें। या वो खाली लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। तेजस्वी जो है, जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर गठबंधन सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खड़गे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस बात पर ठीक है। तेजस्वी यादव को खड़गे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है, और लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा, और लालू जी यही चाहेंगे कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो भाई देखिए, बीजेपी और एक चीज अपना अनुभव बता दूं, 15 में मैंने एक महागठबंधन की यहाँ मदद की है, और हमने देखा है कि कांग्रेसियों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने कहा कांग्रेस को कि 40 सीट दे दीजिए, तो लालू जी 10 दिन तक हम लोग को कहते, उलाना देते थे, कह रहे यार काहे 40 को इसको दे दिया, हम तो 20-25 को पे बना लेते हैं सबको, तुम लोग झूठो इसको 40 दे दिए हो। तो लालू जी जो फेंकेंगे वही कांग्रेस लेगी। हाँ, राजनीतिक दल के तौर पर हाथ पांव मारना उनका काम है। भाई, कांग्रेस के यहाँ जो प्रभारी है उसको बुला के कह दीजिए कि कितना मिनिमम सीट होगा जिसके नीचे नहीं जाओगे, बता दो। सर आप नंबर, अगले दिन उस प्रभारी ही हट जाएगा। सर आप नंबर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वो प्रभारी हट जाएगा।
अगर एक आए थे उड़ीसा के प्रभारी यहाँ कांग्रेस के कुछ बोले तो लालू जी ने उसी को हटवा दिया। अभी कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस नहीं चलाती है, लालू जी चलाते हैं। लालू जी जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि गांधी परिवार से उनका जो रिलेशन है, गांधी परिवार के प्रति उनका एक ऑब्लिगेशन है। गांधी परिवार को लगता है कि जब सोनिया गांधी के विदेशी होने का मामला उठा उस समय लालू यादव ने उनकी मदद की, उसका वो कर्ज वापस कर रहे हैं, चाहे उसके एवज में बिहार के लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं।